वाइकिंग्स ने पहली बार 8वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के नॉर्मैंडी पर हमला करना शुरू किया। 911 एडी तक एक वाइकिंग कमांडर रोलो और फ्रांस के किंग चार्ल्स द सिंपल के बीच एक स्थायी समझौता हुआ, जिसके अनुसार रोलो को नॉर्मैंडी का ड्यूक बना दिया जाएगा, जिसके बदले उसे वाइकिंग हमलों से फ्रांस की रक्षा करनी थी। इसके 100 साल बाद 1027 एडी में रॉबर्ट द मैग्निफिसेंट नॉर्मैंडी के ड्यूक बने। विलियम द कॉन्करर इसी रॉबर्ट द मैग्निफिसेंट का इकलौता बेटा था, जिसका जन्म 1027 में नॉर्मैंडी की डची में हुआ था। 1027 में जब विलियम केवल 7 साल का था, तब उसके पिता ने जेरूसलम की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। हालांकि उनके कुछ समर्थकों ने उन्हें यात्रा पर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जनवरी 1035 में उन्होंने अपने दरबारियों और सैन्य कमांडरों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें रॉबर्ट ने सबको ये शपथ दिलाई कि जब वो जेरूसलम की यात्रा पर होंगे, तब उसका उत्तराधिकारी विलियम के प्रति सब वफादार रहेंगे। इसके बाद रॉबर्ट जेरूसलम के लिए निकल पड़े। जेरूसलम की तीर्थ यात्रा के बाद जब रॉबर्ट वापस आ रहे थे, तब नाइसिया में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रॉबर्ट के कई समर्थकों ने विलियम को नॉर्मैंडी का नया ड्यूक घोषित कर दिया। विलियम को ड्यूक बनने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसका नाजायज जन्म और उसकी कम उम्र भी शामिल थी। भले ही विलियम रॉबर्ट के बेटे थे, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माँ बाप के बीच शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण कई दरबारी उसे असली उत्तराधिकारी नहीं मानते थे और उसकी पीठ पीछे उसे विलियम द बास्टर्ड भी कहते थे। लेकिन विलियम को उसके पिता के चाचा आर्क बिशप रॉबर्ट और फ्रांस के राजा हेनरी प्रथम का समर्थन मिला, जिसके कारण वो नॉर्मैंडी का ड्यूक बनने में कामयाब रहा। लेकिन कई दरबारी उसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहते थे। विलियम के मामा वॉल्टर, जो उसके गार्डियन भी थे, वो षड्यंत्रकारियों के हमले से बचाने के लिए कभी कभी किसानों के घरों में युवक ड्यूक को छुपा देते थे। हालात इतने खराब हो गए कि 1040 में जब विलियम 13 साल का था, तब उनके एक गार्डियन को विलियम के कमरे में ही मार दिया गया, जहां विलियम सो रहा था। लेकिन फ्रांस के राजा हेनरी ने विलियम का समर्थन करना जारी रखा। 1046 की शुरू में जब विलियम लगभग 18 वर्ष का था, तब विलियम को नॉर्मैंडी की गद्दी से हटाने के लिए उसके सारे विरोधी एक साथ आ गए और उन्होंने विलियम के किले पर एक जबरदस्त हमला किया। विलियम वहां से भाग गया और फ्रांस के राजा से मदद मांगी। अगले साल 1047 की शुरुआत में किंग हेनरी और विलियम एक बड़ी सेना के साथ नॉर्मैंडी लौटे और क्रेन के पास लड़ाई में अपने विरोधियों को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत ने नॉर्मैंडी में विलियम की स्थिति मजबूत की, लेकिन अभी भी विरोधी काफी ताकतवर थे। अगले 8 साल तक विलियम इन विद्रोहियों से लड़ता रहा और उन्हें काफी कमजोर कर दिया। 1049 में विलियम ने फ्लैंडर्स के काउंट की बेटी से शादी कर ली। इस शादी ने विलियम को काफी मजबूत कर दिया, क्योंकि फ्लैंडर्स के काउंट काफी शक्तिशाली थे और उनके पारिवारिक संबंध फ्रांस और जर्मन दोनों के शाही घराने से थे। 1053 तक विलियम काफी शक्तिशाली हो गए थे और फ्रांस के राजा भी उसकी ताकत से डरने लगे थे। विलियम को कमजोर करने के इरादे से फ्रांस के राजा और विद्रोहियों ने हाथ मिला लिया और नॉर्मैंडी पर जबरदस्त हमला किया। लेकिन विलियम ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। 4 साल बाद फ्रांस के राजा ने दोबारा विलियम को हराने की कोशिश की, लेकिन विलियम ने उसे दोबारा हरा दिया। 1060 तक विलियम इतना पावरफुल हो गया था कि फ्रांस में उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। उस समय इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द कन्फेसर थे, जो विलियम के दूर के रिश्तेदार थे। किंग एडवर्ड निसंतान थे, जिसके कारण 1051 में किंग एडवर्ड ने विलियम को अपना उत्तराधिकारी चुना। इंग्लैंड के तख्त पर उस समय नॉर्वे के राजा हेरोल्ड हार्टराडा की भी दावेदारी थी। लेकिन इंग्लैंड के दरबारी और जमींदार हेरोल्ड हार्टराडा और विलियम दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब 1066 में इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड की मृत्यु हो गई, तो जमींदारों ने उसके बहनोई हेरोल्ड गॉडविनसन को इंग्लैंड का नया राजा बना दिया। यह बात विलियम और हेरोल्ड हार्टराडा को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पे हमला कर दिया। नॉर्वे के राजा हेरोल्ड हार्टराडा ने सितंबर 1066 में उत्तरी इंग्लैंड पे हमला किया
और 20 सितंबर को फुलफोर्ड की लड़ाई में उत्तरी इंग्लैंड की सेना को हरा दिया। लेकिन 5 दिन बाद ही इंग्लैंड के राजा किंग गॉडविंसन की सेना ने स्ट्रैनफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में हैरोल्ड हार्ड्राडा की सेना को हरा दिया और हैरोल्ड हार्ड्राडा को मार डाला। इसके 3 दिन बाद 28 सितंबर को विलियम एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण इंग्लैंड पहुंचे। किंग गॉडविंसन विलियम की सेना का सामना करने के लिए तेजी से दक्षिण इंग्लैंड की तरफ भागे। 14 अक्टूबर को लड़ी गई हेस्टिंग की लड़ाई में किंग गॉडविंसन की सेना का ड्यूक विलियम की सेना ने सामना किया। ड्यूक विलियम की सेना ने किंग गॉडविंसन की सेना को हरा दिया और गॉडविंसन लड़ाई में ही मारा गया, जिसके बाद ड्यूक विलियम इंग्लैंड का नया राजा बना। राजा बनने के बाद भी विलियम को अगले कई वर्षों तक विद्रोह का सामना करना पड़ा और 1072 के बाद ही वो इंग्लैंड पे अपना कंट्रोल स्थापित कर पाया। विद्रोह करने वाले इंग्लिश जमींदारों की जमीनें जब्त कर ली गई और उन्हें इंग्लैंड से भगा दिया गया। इंग्लैंड में अपने शासन को मजबूत करने के लिए विलियम ने अपने वफादार नॉर्मल सैन्य कमांडरों को उनकी जमीनें दे दी। इन नॉर्मल जमींदारों ने अपनी जमीनों पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए बड़े बड़े किले बनवाए। ड्यूक विलियम ने पिछले राजा किंग गॉडविंसन की जमीनें भी जब्त कर ली और उन्हें रॉयल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से को भी उसने रॉयल लैंड में बदल दिया। इन सारी लैंड का टैक्स डायरेक्ट विलियम के पास आता था, जिसने विलियम को पर्सनली बहुत पावरफुल कर दिया। विलियम की जीत का इंग्लैंड पे एक गहरा प्रभाव पड़ा। उसके शासनकाल के दौरान इंग्लैंड की संस्कृति और भाषा में जो परिवर्तन आए वो आधुनिक समय तक कायम है। आज भी इंग्लिश लैंग्वेज के 45% शब्दों का ओरिजिन फ्रेंच है। विलियम की कॉन्क्वेस्ट ने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संबंध काफी बढ़ा दिए, क्योंकि विलियम इंग्लैंड के राजा के साथ साथ फ्रांस के नॉर्मैंडी के ड्यूक भी थे। किंग विलियम नॉर्मैंडी और इंग्लैंड को अलग अलग तरीके से चलाते थे। जब विलियम नॉर्मैंडी में होते थे तो वो एक ड्यूक की तरह रहते थे और फ्रांस के राजा की वफादारी की कस्में खाते थे। लेकिन इंग्लैंड में वो एक राजा की तरह रहते थे और किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रिंस रॉबर्ट विलियम के सबसे बड़े बेटे थे। एक दिन रॉबर्ट के शरारती छोटे भाइयों ने रॉबर्ट के ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, जिसने रॉबर्ट को नाराज कर दिया और उसने अपने भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन किंग विलियम ने उसे रोक दिया, जिसके बाद रॉबर्ट ने विलियम से मांग की कि उसके छोटे भाइयों को पनिशमेंट दी जाए। किंग विलियम ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रिंस रॉबर्ट ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगले दिन रॉबर्ट ने अपने साथियों के साथ रुआन के किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट किले को जीतने में विफल रहा और उसके पिता ने उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया। प्रिंस रॉबर्ट फ्लैंडर्स में अपने मामा के यहाँ भाग गया। कुछ साल बाद उसने विक्सन के किले को अपना बेस बनाया और अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया। इससे परेशान होकर विलियम ने विक्सन के किले पर हमला किया, लेकिन एक लड़ाई के दौरान रॉबर्ट ने किंग विलियम के घोड़े पर वार किया और किंग विलियम घोड़े से नीचे गिर गए। घायल किंग विलियम ने अपना हेलमेट उतारा और अपने बेटे को गाली देने लगे। प्रिंस रॉबर्ट ने अपने पिता की आवाज पहचान ली और अपनी सेना को पीछे हटने को कहा। किंग विलियम ने भी घेराबंदी बंद कर दी और वो रुआन वापस लौट गए। किंग विलियम की रानी मैटिल्डा के प्रयासों के कारण बाप बेटे के बीच संबंध सुधर गए और प्रिंस रॉबर्ट वापस आ गए। लेकिन 3 साल बाद ही 1083 में क्वीन मैटिल्डा की मृत्यु के बाद संघर्ष फिर शुरू हो गया। इस बार प्रिंस रॉबर्ट ने फ्रांस के राजा के साथ हाथ मिलाया और विलियम के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। इससे निपटने के लिए किंग विलियम ने जुलाई 1087 में अपने बेटे के खिलाफ एक अभियान को लीड किया। इस अभियान के दौरान ही 1087 में विलियम की मृत्यु हो गई। विलियम द कॉन्करर की वसीयत के अनुसार विलियम ने नॉर्मैंडी प्रिंस रॉबर्ट को दे दिया और इंग्लैंड की गद्दी विलियम के दूसरे बेटे विलियम रूफस को दे दी। उसके सबसे छोटे बेटे हेनरी को काफी धन दौलत दी गई। विलियम द कॉन्करर के वंशजों ने अगले कई सदियों तक इंग्लैंड की गद्दी पे राज्य किया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।